ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो हमने प्रीवियस क्लास में बेसिकली पावर के बारे में पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है। इन दिस क्लास वी विल बी स्टडिंग हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर। ओके। नाउ अभी जितना जैसे डीसी में हमने पढ़ा था, अगर याद है आपको कि मैक्सिमम पावर निकालना है एक लोड के अंदर, तो हमने डीसी में क्या किया था। कोई भी फॉर एग्जांपल दिस इज माय लोड ZL और एक लीनियर सर्किट था। ये वहाँ पे डीसी सर्किट के अंदर ZL की जगह रेजिस्टेंस था, रजिस्टिव लोड था हमारा वहाँ पे। तो हम इसके अंदर मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करते थे, जो ये हमारा लीनियर सर्किट है उसको हम बेसिकली क्या बना देते, थेवेनिन इक्विवेलेंट बना देते, VTH और RTH। और जब RL RTH के बराबर होगा तभी मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड को, किससे, सोर्स से। ये हमने डीसी में पढ़ लिया था। सेम टू सेम अगर हमारा ये लीनियर सर्किट के अंदर सोर्स है, या फिर मैं बात करूं ये जो रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टिव लोड ना होके इम्पिडेंस हो जाए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ठीक है। और अब हमारा डीसी की जगह एसी आपका सोर्स है। ठीक है। सो फॉर दैट सेम सेम थ्योरम है, बस हमें डिराइव वही सेम प्रोसीजर है उसको डिराइव करने का, कि व्हाट इज द कंडीशन दैट मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड। सो फॉर दैट सिमिलर वी विल बी, सपोज दिस इज माय लीनियर सर्किट एंड दिस इज माय लोड इम्पिडेंस। इसके अंदर इस लीनियर सर्किट से लोड इम्पिडेंस मुझे ट्रांसफर करना है। ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इस लीनियर सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाऊंगा, सी VTH। और इसका अब RTH नहीं होगा, क्योंकि ये AC सिग्नल है, तो इसके अंदर आपका इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा। तो उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, RTH को ZTH से। सी, दिस इज माई ZTH। ओके। नाउ और ये मेरा लोड है। तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर हमने वहाँ पे डीसी में किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स में। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पावर निकालना है कि भाई इस लोड के अंदर मैक्सिमम पावर कितना जाएगा, क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली बात तो लेट अज्यूम दैट ZTH इज कॉम्बिनेशन ऑफ थेवेनिन रेजिस्टिव प्लस रिएक्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट। ओके। R प्लस GX। ओके। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, आपका कैपेसिटेंस भी हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली मैंने लोड को भी बेसिकली क्या माना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव पार्ट एंड रेजिस्टिव पार्ट। सी, RL इज माई रेजिस्टिव पार्ट, XL इज माई रिएक्टिव पार्ट। L स्टैंड फॉर, L सब्सक्रिप्ट यहाँ पे हमारी लोड की। ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट दी करंट। तो करंट क्या होगा इसके अंदर, I इज इक्वल टू VTH अपॉन टोटल इम्पिडेंस। तो टोटल इम्पिडेंस दोनों सीरीज में है, तो ZTH अपॉन ZL आ गया, ये रहा सी। और ZTH की जगह मैंने RTH प्लस GXTH लिख दिया, RL प्लस GXL। ये आपके डेरिवेशन नहीं आने वाली, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। सो अब हमने पढ़ा था एवरेज पावर, अगर याद है आपको, एवरेज पावर हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, वो और रेजिस्टेंस के अंदर एवरेज पावर। क्योंकि रिएक्टेंस के अंदर एवरेज पावर तो जीरो होता है, ये हमने पिछली क्लास में प्रूव भी कर दिया था विद द डेरिवेशन एज वेल एज विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। तो जो पावर ट्रांसफर होगा वो किस में होगा, या डिसिपेट होगा वो किस में होगा, रेजिस्टेंस में होगा। इसलिए हाफ I²RL, ये पिछली क्लास से आया है। ठीक है, ध्यान रखना, रेजिस्टिव लोड के अंदर जो एवरेज पावर होता है वो होता है हाफ I² इंटू RL। ओके, ध्यान रखना। और वेयर I इज माई एवरेज करंट। ओके। तो अब मुझे इसके अंदर I की वैल्यू पुट करनी है, तो I की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो इंटू RL, दिस विल बी दिस। ओके। अब मुझे इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमम के लिए, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब वहाँ डीसी के अंदर डिफ्रेंशिएशन हम सिर्फ विथ रेस्पेक्ट टू RL ही करते थे, बट लोड के अंदर अब क्या क्या है मेरे साथ, XL भी है। तो हम दो कंडीशन निकलेगी मैक्सिमाइज के लिए, एक तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू RL एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू XL। ओके। सो सी, dp बाई DXL और dp बाई DRL, और इसको हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। ये हम जानते हैं मैथमेटिक्स में। तो इस पहली वाली कंडीशन जब हमने इसको जीरो पुट किया, तो मेरे पास एक कंडीशन आई, ये XL इज इक्वल टू माइनस XTH। ये ध्यान रखने वाली चीज है, यानी जो रिएक्टिव पार्ट था डीसी के अंदर हमारा क्या आया था, RTH बराबर RL आया था, अगर याद है तो आपको। ठीक है, RL लोड बराबर
थेवेनिन रेजिस्टेंस। बट अब एसी के अंदर हमारे पास इम्पिडेंस रिएक्टिव कंपोनेंट भी है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एक्सएल होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्सटीएच। ये कहाँ से आया, यहाँ पे, और यहाँ से क्या आया, आर एल। आर एल इज बेसिकली नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। बट मुझे बताओ, एक कंडीशन ये भी आई है हमारी, तो एक्सएल की जगह माइनस एक्स टी एच रखो, एक्सएल एक्सएल की जगह माइनस एक्स टी एच रखो, तो ये टर्म क्या होगी मेरी, जीरो। तो आर एल की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली आर टी एच। तो यहाँ से दो कंडीशन आई मेरे पास, जो रजिस्टिव पार्ट है वो दोनों सेम होना चाहिए, और जो रिएक्टिव पार्ट है दैट विल बी सेम बट विद अ नेगेटिव साइन। ध्यान रखने वाली चीज है। अब आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। हमारा जेड एल क्या होता है, आर एल प्लस जे एक्स एल। ये किसके बराबर होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, यानी आर एल बराबर आर टी एच, रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट बाय बराबर इमेजिनरी पार्ट बट विथ माइनस साइन। तो मैं ZL को ZTH का कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ। ZTH क्या था मेरे पास, सी दिस इज माई ZTH, इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, ये प्लस साइन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो बस ये कंडीशन हमेशा याद रखना, एसी के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब लोड इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू थेवेनिन इम्पिडेंस विथ कॉन्जुगेट। ओके, तभी देखो ये नेगेटिव साइन, बस ये याद रखना। ओके, सो और मैक्सिमम पावर वहां पे जब अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, ये पुट करेंगे हम इसके अंदर, और कितना वैल्यू आता है वो देख लेते हैं। बट वहां पे मैक्सिमम पावर कितना आता था डीसी के अंदर, दैट वाज इक्वल टू वी टी एच का होल स्क्वायर अपॉन 4 आर आर एल और आर टी एच, ये था। यहाँ पे भी सेम वैसे ही आएगा, बट 4 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ ZTH नहीं आएगा, RTH आएगा। ओके, क्योंकि पावर डिसिपेट रेजिस्टेंस में होता है कि रिएक्टिव कंपोनेंट में नहीं होता, बिकॉज एवरेज पावर डिसिपेटेड इज जीरो, ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर दूसरा। अब सपोज मैं दूसरा केस लेता हूँ कि सपोज माई लोड दिस ZL इज प्योर रेजिस्टिव ओनली, बट इसके अंदर रिएक्टिव है। ओके, ZTH, सो RL की वैल्यू क्या आ जाएगी, RL की वैल्यू आपकी ये आएगी अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH का होल स्क्वायर। ओके, सो RL विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RTH प्लस XTH का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ZTH, यानी ZTH का जो भी निकला है। यानी अगर ध्यान रखने वाली चीज है, अगर इंडक्टेंस ये ZL ना होके, अगर ZL है तो कोई दिक्कत नहीं, तब इसका रेजिस्टिव पार्ट और इसका रेजिस्टिव पार्ट इक्वल होगा, और इसका रिएक्टिव पार्ट इसके नेगेटिव रिएक्टिव पार्ट के इक्वल होगा। बट ये RL ZL ही RL बन गया, यानी सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस है, तब RL विल बी इक्वल टू ZTH। और ZTH कैसे निकालोगे, जो भी आपको RTH और XTH का, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH। कॉम्प्लेक्स टर्म का मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकालते हैं, सी, ये ध्यान रखने वाली है। Okay, this means that for maximum average power transferred to a purely resistive load, the load impedance is equal to the magnitude of Thevenin impedance. Okay, तो कुछ याद रखना अपने को, सेम जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने डीसी के अंदर डिफाइन किया, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एसी में डिफाइन किया है, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 8 आता है, ध्यान रखने वाली चीज है, और यहाँ ZTH नहीं आता, RTH आता है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा है आपको, डिटरमाइन द लोड इम्पीडेंस ZL दैट मैक्सिमाइजेज द एवरेज पावर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो मैक्सिमम पावर कब निकलेगा, जब हम इस सर्किट का, लेफ्ट साइड वाले सर्किट का हम क्या बनाएंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ओके, थेवेनिन इक्विवेलेंट। सो और साथ में इसने मैक्सिमम एवरेज पावर भी पूछा है। ओके, तो हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ZTH निकालना है। तो ZTH के लिए आप क्या करते हो, लेट मी रब दिस, इसको क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे, सी सर्किट ए ओपन सर्किट कर दिया, और वो जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, सी। तो बस 4 और ये 8 माइनस J6 किसमें, सीरीज में, तो 8 माइनस J6 पैरेलल टू 4, ये रहा, सी, 8 माइनस J6 पैरेलल टू 4। अब ये इसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा वो J5 के क्या होगा, सीरीज में, तो J5 ऐड हो गया, तो मेरे पास ZTH की वैल्यू ये आ गई। सो व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ ZL, ZL की वैल्यू होगी इसका कॉन्जुगेट, ध्यान रखना,
ZL इज इक्वल टू ZTH का कॉन्जुगेट, अभी प्रूव किया मैंने। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ZL? ZL की वैल्यू होगी 2.933 माइनस J 4.467। ओके, नाउ अब मुझे VTH फाइंड करना है क्योंकि मैक्सिमम पावर निकालना है। तो VTH के लिए आप क्या करते हो, इसको ओपन सर्किट कर देते हो, सिंपल, याद है तो ये सी दिस फिगर, VTH को ओपन सर्किट कर दिया। अब मुझे बताओ J5 ओम के अंदर ये ओपन सर्किट है तो करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो VTH विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस 8 माइनस J6। ओके, तो अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट, एंगल 0 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 10 वोल्ट ले लिया। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो, 4 और इसके बीच में कैसे डिवाइड होगा, देखो टोटल वोल्टेज 10 इनटू इसके अक्रॉस निकालना है तो दोनों सीरीज में, तो 8 माइनस J6 सी अपॉन टोटल इम्पेडेंस दिस। तो ये हमारा VTH आ गया, खत्म। अब मुझे मैक्सिमम पावर निकालना है, उसका फॉर्मूला जानते हैं हम, VTH का होल स्क्वायर अपॉन 8 RTH। तो VTH क्या है आपका, ये रहा, अभी निकाला है। मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम, देखो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, एंगल का मतलब नहीं है मेरे को भी, अपॉन 8 RTH। RTH कौन सा है इसके अंदर, दिस वन। ओके, RTH ये है और XTH ये है, तो 2.993 लेंगे, ये ध्यान रखने वाली चीज है। सो दिस इज माई मैक्सिमम पावर, ओके, एवरेज पावर। नाउ नेक्स्ट, हाँ ओके, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ RL। अब ये मेरा रजिस्ट्रिव है देखो, है ना, बट ये सर्किट मेरा कैसा, ऐसी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RL दैट विल अब्सॉर्ब द मैक्सिमम एवरेज पावर। तो सबसे पहले इसका मतलब सिंपल सी बात है, मुझे इसके अक्रॉस क्या निकालना है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, थेवेनिन इम्पीडेंस। ओके, थेवेनिन इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये दोनों किस में है, सीरीज में, 40 माइनस J30 पैरेलल टू J20। तो ये रहा, देखो, तो ये क्या आ गया मेरा, ZTH आ गया। ओके, और अब मुझे VTH निकालना है। अब VTH के लिए आप क्या करोगे, और VTH यू विल बी ओपन सर्किट दिस। और VTH की वैल्यू किसके अक्रॉस है, J20 ओम के। अगर फिर से वोल्टेज डिवीजन रूल, 150 एंगल 30 डिग्री, एंगल लेंगे इस बार, एंगल है इसलिए, इनटू किसके अक्रॉस निकालना है, J20, तो J20 ऊपर रख दिया, अपॉन टोटल इम्पेडेंस 40 माइनस J30 प्लस J20। तो ये मेरे पास VTH आ गया। अब मुझे RL की वैल्यू निकालनी है। RL की वैल्यू किसके बराबर होगी, ZTH। तो ZTH की वैल्यू ये आई थी, तो इसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। याद करो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे, अंडर रूट ऑफ 9.412 का होल स्क्वायर जे, ये देखो ये रहा, दिस इज माई 24.25 ओम। ओके, क्योंकि ये रजिस्टिव है, ये मैंने प्रूव कर दिया। अगर मेरा ये आपका इसमें से प्योर रजिस्टिव है, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। ओके, और अगर आपका रिएक्टिव कंपोनेंट भी होता है ZL के अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट, ZL इज इक्वल टू ZTH का कॉन्जुगेट। ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो अब I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इसके लिए मैंने मैक्सिमम पावर डिफाइन नहीं किया है, ये तो सिर्फ एक जनरल सर्किट था। किसके लिए डिफाइन था, जब RTH बेसिकली क्या कहते हैं, आपका जो लोड था दैट इज बेसिकली ZL। ओके, दिस इज ZL। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। करंट कैसे निकलेगा, लेट मी रब दिस। ओके, अब मैंने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया। कैसे बनाया, सपोज दिस इज माय VTH, दिस इज माय ZTH, दिस इज माय VTH, और ये मेरा क्या हो गया, RL। ऐसे बनेगा। ये करंट कैसे निकलेगा, आई विल बी VTH डिवाइडेड बाय ZTH प्लस RL, ये रहा, बस। तो ये आ जाएगा करंट। और एवरेज पावर कैसे निकालते हो, ये तो हमेशा वैलिड हो गई, हाफ आई स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, हाफ आ गया, आई स्क्वायर मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, मेरा 1.8 का होल स्क्वायर इंटू RL। RL कितना आया था, 2.25, दैट विल इक्वल टू 39.29 वाट। ओके, दोनों मैंने केस आपको बता दिया, अगर रिएक्टिव हो और प्योर रजिस्टिव हो तो भी। ठीक है, रिएक्टिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन रिएक्टिव वाले में ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे हमारा पावर वाला पार्ट खत्म हो गया। हमने इंस्टेंटेनियस पावर भी देख लिया, मैक्सिमम पावर भी देख लिया, एवरेज पावर भी देख लिया, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होगा वो भी देख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिव और RMS वैल्यू। ओके, व्हाट इज इफेक्टिव और RMS वैल्यू।
इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि आरएमएस का जो पहले नाम था वो इफेक्टिव ही था, बाद में इफेक्टिव हम आरएमएस में चेंज हो गया इसका नाम, क्यों, वी विल सी। ओके, सो अब आरएमएस पहले इसको समझो हम क्यों बना रहे हैं आरएमएस वैल्यू एसी के अंदर। मुझे बताओ डीसी के अंदर चाहे मैक्सिमम वैल्यू लो चाहे एवरेज वैल्यू लो, दैट इज कांस्टेंट ये रही। बट एसी के अंदर आप एवरेज वैल्यू लो, ऐसा है इनकी, अगर एक साइनसोइडल है एसी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक एसी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसको ढंग से समझना, हम आरएमएस वैल्यू क्यों लेते हैं एसी की, ठीक है। आरएमएस वैल्यू जो डीसी की है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सब सेम होती है, बट इन एसी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज जीरो। तो हमको इसको कोई क्वांटिटी चाहिए, हमें एक वैल्यू चाहिए जिससे हम डीसी के साथ इसको कंपेयर कर सके। कैसे कंपेयर करेंगे भाई, ये तो डीसी की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है और दैट इज माय आईडीसी फिक्स है। बट मैं अगर ये एवरेज वैल्यू है, अगर मैं इसकी एसी की एवरेज वैल्यू निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा। फॉर दैट हम इसकी एक इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं, यानी एक इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस एक बार भूल जाओ, बाद में पहले इफेक्टिव की बात करें। सो द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक करंट इज द डीसी करंट that delivers the same average power to a resistor as the periodic करंट। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है जो एसी की जो वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू, आई इफेक्टिव, ये देखो दो सर्किट लिए मैंने, दिस इज माय एसी, ओके, आई टी वी टी, इसको मैंने किस में चेंज किया है, डीसी सर्किट के अंदर, और ये इसकी वैल्यू मैंने क्या लिया, आई इफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि एसी की जो वो वैल्यू जो रेजिस्टेंस के अंदर जो डिसिपेट होगी, डिसिपेट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी जब मैं डीसी के अंदर डीसी करंट फ्लो कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के अंदर, यानी डिसिपेशन विल बी सेम, यानी करंट की इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, क्यों वो हम देखेंगे। ओके, तो समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना क्या बोल रहा हूँ। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज द डायरेक्ट करंट, मतलब आरएमएस वैल्यू के अंदर हमने एक डीसी और एसी को कंपेयर करने के लिए मुझे एसी में एक वैल्यू चाहिए थी, तो एवरेज वैल्यू तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एवरेज वैल्यू एसी की जीरो होती है, इसलिए मुझे एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए। सो द आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इज द डायरेक्ट करंट विच व्हेन पास थ्रू ए रजिस्टर for a given period of time would produce the same heat as that produced by alternating current when passed through the same resistor for the same time। इसका मतलब है अगर जो डीसी करंट अगर इसमें फ्लो करवाया है, ओके, अगर इसके अंदर डीसी करंट फ्लो है, इसके अंदर डिसिपेशन सपोज 50 वोट हुआ फॉर एग्जांपल, अब सेम एसी करंट, उसका इफेक्टिव वैल्यू, सेम एसी करंट फ्लो करवाया सेम रेजिस्टर के अंदर, वो भी कितना आया, 50 वाट। तो दैट करंट इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। इसलिए हम हमारे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की जीरो होती है, इसलिए हम उसको किससे डिफाइन करते हैं, इफेक्टिव वैल्यू से, ठीक है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आई इफेक्टिव को फाइंड आउट करना। ओके, सो आई इफेक्टिव को फाइंड करना, इसमें डिसिपेशन क्या होगा। ओके, सो द एवरेज पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द रजिस्टर इन द सर्किट, कैसे निकालते हो एवरेज पावर, हम देख चुके हैं, 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, टाइम पीरियड के अंदर यही तो होता है एवरेज पावर निकालने का तरीका, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। आर कांस्टेंट है तो आर बाहर आ गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी। ओके, नाउ अब हमने माना है कि पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द रजिस्टर इन द डीसी सर्किट इज, डीसी सर्किट के अंदर पावर अब्सॉर्ब क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई इफेक्टिव का होल स्क्वायर इंटू आर, ये प्रूव कर दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने सेम, क्योंकि ये वाली और ये वाली दोनों क्या होंगी, सेम, मैंने ये इसी आधार पे तो आई इफेक्टिव निकाल रहा हूँ मैं, ओके, कि जो रिजल्टेंट पावर डिसिपेशन होगा वो दोनों में क्या होगा, सेम। ओके, आई इफेक्टिव विल बी इक्वल टू दिस। अब ये आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आई इफेक्टिव को मैं करूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा दिस। ओके, ऐसी ये करंट की हुई, अगर वोल्टेज की निकालनी हो तो वी इफेक्टिव सेम आएगा, बस आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। व्हाट इज दिस आई, आई इज माय एसी, ओके, वी इज माय एसी कंपोनेंट। ओके, तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या है ये, आर एम एस का फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले तो क्या करोगे आप, देखो ये रूट लिया, फिर मीन, मीन का मतलब एवरेज, तो 1/t इंटीग्रेशन दिस और स्क्वायर, ओके, रूट मीन स्क्वायर वो भी करना है तो वो हम करेंगे, यानी देखो ये रहा स्क्वायर,
So this indicates that the effective value is the root of the mean of the square of the periodic signal. Thus the effective value is often known as root mean square value. रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू मतलब कोई भी क्वांटिटी है उसको पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब सपोज क्वांटिटी मेरी v है, इसका मैंने स्क्वायर किया, फिर इसका मीन लेना है, उल्टा चलो आप, तो मीन कैसे लेते हो, एवरेज निकाल के ऐसे 0 से t, और फिर क्या लोगे, रूट, इसका रूट ले लो, ठीक, यही तो आई। सो इसलिए जो हमारी इफेक्टिव वैल्यू आई वो को हमने नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, सो द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियडिक सिग्नल इज इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर आपको इंडायरेक्ट में क्वेश्चन में पूछे कि इफेक्टिव वैल्यू निकालो, मतलब वो आपको पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू निकालो। ओके, तो उसमें करना क्या, सबसे पहले जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो और फिर रूट लो। ठीक है, जस्ट उल्टा चलना है, रिवर्स ऑर्डर में, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। ओके, सो बेसिकली एसी की कोई ना कोई वैल्यू हम कंपेयर करना चाहते हैं डीसी के लिए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड आरएमएस। आरएमएस निकालना आपको आ गया है। ओके, तो हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल की। हमारा सपोज आई एम कॉस ओमेगा टी है, एक साइनोसॉइडल सिग्नल, उसकी आरएमएस, इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, बट आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो ये देखो सिंपल, दैट विल बी इक्वल टू आई एम बाई रूट टू। यानी जब भी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, सपोज एक क्वांटिटी है v इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, जो भी इसकी पीक वैल्यू है उसको रूट टू से डिवाइड कर दो, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, वी एम बाई रूट टू। रिमेंबर दिस, सिंपल, अगर करंट होगा तो आई एम बाई रूट टू, ये प्रूव कर चुके हैं, ये देखो ये रहा। ठीक है, अब एवरेज पावर याद करो, हमने ये लिखा था हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस वी। अब मैं हाफ को मैं यूँ लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय रूट टू, डिवाइडेड बाय रूट टू दो बार लिख सकता हूँ, उसको हाफ को हटा दूँ तो वी एम बाई रूट टू क्या कहलाएगा, वी आर एम एस। आई एम बाई रूट टू क्या कहेगा, आई आर एम एस। तो मैंने इसको पी को वापस दूसरे आर एम एस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, फॉर्मूला नया बन गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ओके, तो दोनों में आप रिमेंबर कर सकते हो, तो पीक वैल्यू के अंदर भी और आरएमएस वैल्यू के अंदर भी। ओके, और एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर होता है आपका आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। ओके, आई स्क्वायर इंटू आर होता है एवरेज पावर। जैसे उसके अंदर क्या लिखा था, अगर एवरेज पावर अगर हमारे पास पीक था तो अगर याद होगा तो हम लिखते थे हाफ आई स्क्वायर इंटू आर, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ आई बाई रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर। आई बाय रूट टू क्या होता है, आई आर एम एस, तो देखो ये आई आर एम एस इंटू दिस, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, ये भी एवरेज पावर है। तो एसी के अंदर आपको हमेशा याद रखना है हम क्या लेंगे, आर एम एस वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब घरों के अंदर जो आपकी वैल्यू आती है 220 वोल्ट या फिर बात करें 110 वोल्ट, दैट इज माय आरएमएस वैल्यू, वो पीक वैल्यू नहीं है, हमेशा याद रखना। आरएमएस वैल्यू अगर कोई पूछे कि अगर कोई कहे कि 110 वोल्ट एसी, इसका मतलब 110 वोल्ट इज माय आरएमएस वैल्यू, दिस इज माय आरएमएस वैल्यू। ओके, तो आप एसी के अंदर पावर एनालिसिस के लिए बेटर है कि हम आरएमएस वैल्यू से डील करें। ओके, अब समझ में आ गया व्हाट इज इफेक्टिव वैल्यू एंड व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन ऑन दिस। ये आपका फिगर है। ओके, डिटरमाइन दी आरएमएस वैल्यू, इसमें आरएमएस वैल्यू पूछी है इसने, और साथ में पूछा है कि इफ द करंट इज पास थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। और दूसरा ये याद रखना एक चीज और है, जो घर के आप एसी के लिए जो मीटर्स, वोल्ट मीटर, वाट मीटर जो डिजाइन है वो कौन सी वैल्यू रीड करते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, अब देखो ये सिग्नल पीरियडिक है, कैसे, इसका पीरियड कितना है, 4 सेकंड। देखो ऐसा, ये फिर 4 सेकंड के बाद में वापस रिपीट करने लग गया। ओके, तो मैं सिर्फ अगर आरएमएस वैल्यू यहाँ तक निकाल लूँ, दैट विल बी आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट। तो देखो इसको मैंने दो इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, 0 से 2 सेकंड में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इसका स्लोप कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 5t होगी। देखो मैथमेटिक्स है सिंपल, 0 से 2 सेकंड में जो हमारा ग्राफ है उसकी लाइन इक्वेशन क्या होगी 5t, टी 0 से और 2 सेकंड तक। ओके, अब 2 से 4 सेकंड में हमारा करंट की वैल्यू कितनी है, -10, कांस्टेंट है, तो देखो ये -10। बस आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो याद करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आई का स्क्वायर लेना है, मतलब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर लेना है, ये आई का स्क्वायर। फिर मीन कैसे लोगे, 1/t 0 से t,
ओके, देन रूट, ओके, ये आपका रूट मीन स्क्वायर आ गया। तो सिंपल 1/t की जगह आप क्या पुट कर दोगे 4, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है 4, ध्यान रखने वाली चीज है 0 से 4। अब ये आई स्क्वायर दो वैल्यू पे डिपेंड है 5t और -10, तो दो अलग अलग लिखोगे आप। 0 से 2 तक जब लिमिट है तो वो कितनी है 5t का होल स्क्वायर, प्लस जो अब लिमिट मेरी कितनी है 2 से 4 है, 2 से 4 और वैल्यू कितनी है -10 का होल स्क्वायर dt। बस इसको सॉल्व करना है, दैट विल बी इक्वल टू दिस, दिस इज माई आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, दिस फिगर। ओके, अब इसने पूछा फाइंड द एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू आप सिंपल अब याद रखने की जरूरत है, एवरेज विल बी आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर, बस। दिस इज 133.33 वाट। ओके, ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है एक आउटपुट है किसी सर्किट का, दैट इज माय हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर याद आ रहा होगा तो पॉजिटिव साइकिल को ही, पॉजिटिव साइकिल का ही आउटपुट आ रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है बेसिकली। ठीक है, इसने पूछा है कि फाइंड दी आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, तो सबसे पहले हमको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, देखो 0 से पाई और आउटपुट आ रहा है पाई से 2 पाई, मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, फिर सिंपल 2 पाई से 3 पाई वापस आउटपुट आ रहा है, 3 पाई से आ गया आउटपुट नहीं आ रहा, तो मेरे टाइम पीरियड कितना हुआ 0 से 2 पाई। बट 0 से पाई मेरा ये क्या है साइनसोइडल है, दैट इज साइन टी। देखो ये रहा 0 से टाइम मेरा 0 से पाई के बीच में 10 साइन टी है, और पाई से 2 पाई के बीच में कितना है 0, ये रहा। बस इसका आरएमएस वैल्यू निकाल लो सिंपल, फिर से क्या करोगे वी स्क्वायर करोगे, फिर इसका इंटीग्रेशन मीन लोगे 0 से टी, इसने स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, स्क्वायर का स्क्वायर ले लो या फिर इसका रूट ले लो, एक ही बात है। इसका अगर रूट लोगे तो ये वी आर एम एस का स्क्वायर हटा देना। ओके, कैसे भी कर सकते हो आप। ओके, तो 1/2 पाई, अब इसको मैं दो पार्ट्स में जोड़ूंगा, 0 से पाई 10 साइड टी की वैल्यू है, पाई से 2 पाई करने की जरूरत ही नहीं, की वैल्यू क्या है मेरी 0 है, तो ये टर्म तो मेरी 0 हो गई। 0 से पाई में आउटपुट आएगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 25। ओके, 25 क्या आया वी आर एम एस का होल स्क्वायर, बट मुझे वी आर एम एस चाहिए, दैट इज विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, दैट इज 5 वोल्ट। तो वी आर एम एस मेरा कितना आ गया 5 वोल्ट। ओके, अब मुझे क्या निकालना था एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है आई आर एम एस का स्क्वायर हो सकता है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर हो सकता है, या वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर हो सकता है, सिंपल। तो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज है, तो मैं क्या निकाल लूंगा वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, आर मेरे को दे रखा है 10 ओम, 2.5 वाट इज माई एवरेज पावर ऑब्जर्व्ड बाई दी रजिस्टर। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप निकालना जानते थे पहले से भी, लेकिन अब आपको आज पता चला है कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग दी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट दी एवरेज वैल्यू, बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी इज 0। सो टू कंपेयर दी एसी विथ डीसी we need a value that is called I effective or RMS value. Okay. Okay, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग दी कॉम्प्लेक्स पावर, ओके, दी पावर फैक्टर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पावर वाला जो भी है ये खत्म कर देंगे। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट यू कैन आस्क योर डाउट्स।